नगर निगम के अनुभवी पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने द नेशन टाइम से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास, अमृत योजना और मास्टर प्लान को लेकर विस्तार से बताया। आपको बता दें कि हरभजन सिंह करीब 2007 से 2020 तक इंदौर में रह रहे हैं। हरभजन सिंह इंदौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और इंदौर को नई दिशा देने के लिए दिन रात प्रयास भी कर रहे हैं। नमस्कार, द नेशन टाइम के 1-to-1 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर श्री हरभजन सिंह जी, जो कि अपने समय में उस समय पर सबसे वरिष्ठ अभियंता थे नगरीय प्रशासन विभाग के। पूरे मध्य प्रदेश में इनसे सीनियर कोई भी नहीं था। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हरभजन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे शहर के विकास के बारे में, शहर की अमृत योजना के बारे में। शहर में बाईपास पे जो अमृत योजना के अंतर्गत लाइन डली, आज उस लाइन को डले भी तकरीबन 6 से 7 साल होने आ गए हैं, किंतु अभी तक उस वाटर लाइन से कोई सप्लाई नगर निगम शुरू नहीं कर पाया है। शहर में ट्रैफिक कितना कंजस्टेड है, किस हिसाब से ट्रैफिक में एलिवेटेड ब्रिजेस बनना चाहिए, किस हिसाब से फ्लाईओवर्स का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि सिंह साहब पिछले 8 से लेकर के मेरे ख्याल से 2007-8 से लेकर के तो 20 तक इंदौर में रहे हैं और काफ़ी इनका नाम भी रहा है। अपने समय में काफ़ी इन्होंने लोगों की मदद भी करी है। इनसे मास्टर प्लान के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिंह साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिंह साहब, आप ये बताएं कि काफ़ी समय आपने इंदौर में सिटी इंजीनियर के रूप में गुजारा है। कई बड़ी मल्टी स्टोरीज़ की, जो सबसे पहले मेरे ख्याल से C21 से लेकर के अपना ट्रेजर आइलैंड से लेकर के, तो ये सारे मॉल्स आपके ही मेरे ख्याल से समय में सब स्वीकृत हुए हैं और आज सभी अपना अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। इंदौर एक बहुत बढ़ता हुआ शहर है, क्या कहना चाहेंगे आप इन सब बारे में? देखिए, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस शहर का जो अंतिम मास्टर प्लान था जनवरी 2008 में प्रकाशित किया गया था और तब से वह अभी तक लागू हुआ है। बीच में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 2014 में और उस अमेंडमेंट्स के बाद उसी आधार पर शहर का विकास किया जा रहा है, चाहे वो नगर निगम द्वारा किया जा रहा हो, चाहे इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा हो। बड़े अच्छे ढंग से और मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। जहाँ तक विकास कार्य की बात है या हाई राइज बिल्डिंग की बात है, मेरे समय में ये प्रकरण जो आ रहे थे उनका हम लोगों ने बड़े उचित ढंग से उसका निराकरण भी किया और माननीय रेवेन्यू कमिश्नर इस कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। बाद में फिर नगर निगम आयुक्त को हाई राइज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तत्पश्चात पुनः कमिश्नर इंदौर संभाग को इसका चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद से बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन नगर निगम द्वारा तत्समय दी गई थी और विकास कार्य में किसी भी तरह की कोताही न हो या उसमें ढिलाई न बरती जाए, त्वरित ढंग से लोगों को उनके नक्शे पास करके दिए जाएं, ये हम लोगों ने उस समय तत्समय पे सुनिश्चित किया था। नहीं, ये तो बात आपने ठीक है बताई। मेरे को आप ये बताएं कि डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने बताया कि मास्टर प्लान के जो 1/1/2008 का मास्टर प्लान है वो अभी शहर में लागू है। अभी 1/1/21 तक का था मास्टर प्लान, वो 21 में वो मास्टर प्लान ख़त्म हो गया। अभी वो 21 से एक्सटेंशन चल रहा है। अब नया मास्टर प्लान कब आएगा ये तो अपने आप में कहना बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ पे जब भी मास्टर प्लान, आज भोपाल के मास्टर प्लान को भी आप देखें तो 8 साल से वो पेंडिंग ही चल रहा है, जबकि भोपाल में मुख्यमंत्री से लेके प्रभारी मंत्री से लेके विभागीय मंत्री भी मौजूद हैं, PS भी हैं, फिर भी 8 साल में भोपाल का मास्टर प्लान नहीं हो पाया। इंदौर के मास्टर प्लान के बारे में आपका क्या कहना है? और आप ये भी बताएं कि जो 79 गाँव अभी मास्टर प्लान के उसमें ले लिए हैं, उसमें भी सारी अनुमतियाँ रुकी हुई है, तो इस तरीके से क्या शहर का सुनियोजित विकास डिस्टर्ब नहीं होगा? देखिए कमल जी, निश्चित रूप से इस शहर का विकास कार्य इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जो भी मास्टर प्लान 2008 में हमारे यहाँ पब्लिश हुआ था उसकी समय सीमा अवधि, उसकी समय अवधि 2021 तक ही थी। मेरी जानकारी के अनुसार पूर्व में
मास्टर प्लान को बनाने के लेकर कवायद शासन स्तर पर शुरू हुई थी, किंतु मुझे पता नहीं है कि इन कतिपय कारणों से वह कार्यवाही अभी स्थगित की गई है, रोकी गई है। पर यह इंदौर जैसे शहर के लिए उचित नहीं है। 79 गांव इसमें सम्मिलित हो चुके हैं और वहाँ पे प्लानिंग परमिशन के तहत जो गांव इस शहर उसमें शामिल हो चुके हैं, उनमें अगर स्थल अनुमोदन टाउन कंट्री प्लानिंग द्वारा नहीं किया जाएगा या मास्टर प्लान के नहीं उसको बनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इंदौर का जो इतना ऊंचा नाम हुआ है पिछले 6-7 वर्षों में, वो कहीं ना कहीं फिर उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि जब एक और इंदौर इतना प्रगतिशील शहर है और देश में सबसे ज़्यादा प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके मास्टर प्लान को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे शासन स्तर पे, वो अभी वो नहीं है। और इसके दृष्टिगत मेरा तो ये मानना है कि शासन को इस संदर्भ में तत्काल निर्णय ले करके और 79 गाँवों का एक मास्टर प्लान इंदौर शहर को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि आपको विदित है पहले 131 स्क्वायर किलोमीटर इस शहर का एरिया हुआ करता था, जो बाद में 276 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। ये शहर तक तो ठीक है, पर शहर के बाहर अब हमारी जो बसाहट है उसका एक नियोजित प्लान हो और नियोजित ढंग से उसका विकास हो, इसके लिए मास्टर प्लान का पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक कहा आपने कि मास्टर प्लान का पब्लिश होना ज़रूरी है। शासन इस स्तर पे ध्यान देगा किसी न किसी लेवल पे। आप ये बताएं कि अमृत योजना में जो बाईपास पे जो लाइनें डली थी, जिससे कि बाईपास के ऊपर आज काफ़ी बसावट हो चुकी है, काफ़ी सारी कॉलोनियाँ हो चुकी है, किंतु जो 29 गांव जो इंदौर के उसमें सम्मिलित हुए थे मास्टर प्लान में, उसमें जो अधोसंरचना के आप समझें कि नगर निगम की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो होना चाहिए, वो वहाँ पर मिल नहीं पा रही। केवल प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ की जनता पूरा दे रही है। तो क्यों ना उनको नर्मदा का पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी जो कि मूल सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है? देखिए, अमृत योजना के तहत जहाँ तक मुझे याद है कि बाईपास राव चौराहे से लेकर के और बाईपास DPS तक के लाइन डालने का जिम्मा हमारे पास था, और उस समय हम लोगों ने बहुत से हर्डल्स थे, बहुत सी बाधाएं थीं। उन बाधाओं को पार करते हुए हम लोग 1900 mm डाई की हम लोगों ने लाइन वहाँ पे बिछाई थी। इसी को ध्यान में रखा गया था कि आसपास बाईपास के आसपास जो भी कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं उनको नर्मदा का पानी उपलब्ध हो सके। इसके बाद उसी से रिलेटेड ये था कि जिन एरियाज़ में जैसे खजराना या के आसपास और कृषि कॉलेज के आसपास के एरिया में या आगे महालक्ष्मी नगर के उसमें पानी के टंकियों में बहुत दबाव कम था। दबाव कम होने के कारण सप्लाई में बड़ी दिक्कत होती थी और रात को 3-3, 4-4 बजे तक सुबह तक ये होता था कि पानी टंकी भरेगी कि नहीं भरेगी। इसी पे हम लोगों की पूरी ऊर्जा वेस्ट होती थी। उसके धसगत जो अभी जो लाइन बनी, उसके बाद से स्थितियां यही थी कि इन सारी कॉलोनियों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा और लोगों को नर्मदा का पेयजल उपलब्ध होगा। हालांकि वो जितना भी अभी प्लानिंग थी, अमृत योजना का दूसरा चरण एक और आने वाला है, जिसके तहत पूरे शहर को पानी देने की का प्लान है। और उसके तहत मेरे ख्याल से जब ये प्लान पूरा आ जाएगा और शासन से स्तर से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, तो अब अभी कम से कम इस पूरी योजना के क्रियान्वयन में 4 से 5 साल तक और संभावित है। जल के कारण और लोगों में बड़ा आक्रोश रहता था, रोज आंदोलन वगैरह होते रहते थे। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने उस समय ही निर्णय ले लिया था कि डायरेक्ट सप्लाई उस समय हम बंद करेंगे। जो रात में 10 बजे तक सप्लाई चलती थी, डायरेक्ट सप्लाई, उसको हम लोगों ने बंद करके 1 बजे तक सीमित कर दिया था। और उसका परिणाम अच्छा सुपरिणाम ये रहा कि हम लोग सारी टंकियाँ, जो हमारी जितनी भी टंकियाँ थी, उस समय 86 टंकियाँ रहती थी, हम उनको सबको भर दिया करते थे टाइम से और सुबह की सप्लाई हो जाया करती थी। इसमें हमारे उस समय तत्समय के जो मैसी मेंबर हैं, पार्षदगण हैं और माननीय महापौर जी हैं, कमिश्नर साहब, उन्होंने बहुत सहयोग हम लोगों को देते थे और उसके कारण हम लोगों ने एक सफल इस योजना को सफलता ढंग से क्रियान्वित किया था।
हरभजन सिंह जी, इंदौर शहर में ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ गया है। अगर आप मान के चलें कि अपन पलासिया से अगर आपको एयरपोर्ट जाना हो तो पूरा शहर क्रॉस करके जाना पड़ता है या फिर सुपर कॉरिडोर से जाना पड़ता है। सुपर कॉरिडोर से जाते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाता है और रास्ते में कम से कम 6 से 7 सिग्नल्स आते हैं। मेट्रो का भी काम चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या इसका एक कोई बेटर कोई ऑप्शन हो सकता है कि शहर से कोई राजवाड़ा से, पलासिया से, तिलक नगर से या रिंग रोड से ऐसा कुछ भी एक कोई डायरेक्ट कोई रास्ता एयरपोर्ट के लिए मिले आम जनता को? देखिए, वर्तमान में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पुलिस विभाग द्वारा बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वित की जा रही है, किंतु उनके भी अपनी मजबूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। पूर्व में जब माननीय मोघे साहब मेयर थे और आशीष सिंह साहब कमिश्नर थे, उस समय हम लोग मोघे साहब के टाइम पे कभी आशीष सिंह जी नहीं रहे, उमा शशि शर्मा और बाद में मालिनी गौड़ जी के टाइम पे। सॉरी, मैं थोड़ा सा वो हो गया मुझसे, हाँ पीछे चले गए। माननीय मैडम मालिनी गौड़ मैडम के उस पर और आशीष सिंह जी के समय पे कि एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे हमने ये सजेस्ट किया था कि जैसे बड़े शहरों में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाएँ, जापान या जापान के टोक्यो में या पेरिस वगैरह में, वह हमने कहा इवन इंडिया में बहुत जगहों पे होगा कि मल्टी लेवल आजकल फ्लाईओवर्स बनने लगे हैं, ताकि एक ही तरह रूट में हम लोग अपने ट्रैफिक को न लेकर के सेम जहां ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है उसको हम अलग अलग रूट में उसको डाइवर्ट कर सकें थ्रू मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स के माध्यम से। तो ये उस समय प्लानिंग चल रही थी। आशीष सिंह साहब ने उसको अप्रिसिएट भी किया था और उसमें उस समय ये बात होता है कि एक कंसल्टेंट अच्छे राष्ट्रीय स्तर या इंटरनेशनल लेवल का हम लोग अपॉइंट करेंगे, जो इन सारी चीज़ों के एक सर्वे करने के बाद इस तरह के 3-4 जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड है उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की भी प्लानिंग हम लोग करेंगे। फिर देखिए, अब सुपर कॉरिडोर में इधर वाले लोगों के लिए तो बड़ी सुविधा हो जाती है, विजयनगर या आस पास महालक्ष्मी नगर के लोग के तरफ जो लोग रहते हैं, किंतु अगर कोर एरिया के बाद अगर देखें तो उनके लिए बहुत लंबा घुमाव पड़ जाता है और बहुत से ट्रैफिक ओवर क्राउडेड ट्रैफिक को पार करने के बाद वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि एलिवेटेड जो रोड है उसके 3-4 जगहों पे जो जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाकर डायरेक्ट एयरपोर्ट तक ले जाई जाए, जो पूरा इसको इस तरह से कर दिया जाए, सिंक्रोनाइज किया जाए कि सुपर कॉरिडोर से भी उसकी वो कनेक्टिविटी हो जाए और जो शहरी एरिया का जो कोर एरिया है वो भी वो कवर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इंदौर में जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, जिस हिसाब से आईटी कंपनीज आ रही हैं, इंदौर एक प्रोग्रेसिव सिटी है। स्टार्टअप की यहाँ पर नई बिल्डिंग बड़ी बनने वाली है जिसमें सारे स्टार्टअप के नए बिजनेस भी आएंगे। तो ये थे हमारे साथ इंदौर शहर के पूर्व सिटी इंजीनियर श्री हरभजन सिंह जी, जिन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से उन्होंने अमृत योजना के अंतर्गत लाइनें डाली हैं। उस लाइनों से आज नहीं तो कल नगर निगम द्वारा बाईपास से सटी हुई जितनी भी कॉलोनियां हैं उन सब में एक अच्छी तरीके से वो आएगा, पानी का सप्लाई होगी। जो पार्ट है वो हम लोग कर सकते हैं और यशवंत सागर का जो एरिया है उसको भी हम लोग आसपास की ज़मीनों का थोड़ा बहुत अधिग्रहण करके और उसका गहरीकरण करके हम उस योजना को फलीभूत कर सकते हैं। किंतु यह है कि उस पर शासन स्तर पे और जिला प्रशासन के स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे इसका पूरा प्रयास करना होगा। मार्च से ही हमको इसकी पूरी सप्लाई मिलेगी, उसके पहले तो जितने भी वो पानी लेके आते हैं वो कृषि उपयोग के लिए ही है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाह रहा था कि एसटीपी का जो ट्रीटमेंट वाटर है वो क्या क्या यूज़ आ सकता है, और उससे बीच में इंदौर नगर निगम ने ऐसा कहा था कि हम लोग वो बिल्डिंग्स में जो पानी लगता है तो उसमें नर्मदा का पानी यूज़ नहीं करके एसटीपी का पानी यूज़ करवाएंगे। उसके बारे में अभी तक कुछ हो नहीं पाया। एसटीपी के बारे में आप कुछ बताएं, एसटीपी के पानी के बारे में। देखिए, अभी हमारे जो टोटल एसटीपी जो कि कैपेसिटी है वो 540 mld की कैपेसिटी का हमारा कबीट खेड़ी में बना हुआ है और इसका रीयूज करने वाली जहाँ बात है कि ट्रीटेड वाटर को जो हम सीवर ट्रीट करेंगे उस ट्रीटेड वाटर को हम कहाँ यूज़ कर सकते। तो पहली बात तो ये थी कि हम सभी जगह कुछ 1-2 बड़े ओवरहेड टैंक बना करके
टंकियां बना करके और गार्डन्स को हम लोग इस पे सप्लाई कर पाएंगे। तो गार्डन्स के लिए जो पानी है बहुत ज़्यादा उपयोगी है और कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। तो हालांकि यहाँ पे पानी परचेस करने की कृषि वालों को लेने का तो हमें स्कोप नहीं पता है कि कितना होगा, पर उस पानी से हम कृषि का कार्य भी करा सकते हैं और जो अपने शहरी क्षेत्र के जो गार्डन हैं उन गार्डन्स में भी पूरा पानी हम उसमें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में हम जो आसपास के इंडस्ट्रीज हैं उनको हम पूरा ये पानी सप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, वो कुछ इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, उसमें केमिकल्स ऐसे रहते हैं जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मकान मालिक हैं या जो बिल्डर हैं या कॉलोनाइजर हैं उस चीज़ को वो अवॉइड करना चाहेंगे अनटिल और अनलेस कि उस पूरे पानी का जो ट्रीटेड वाटर हो उसके जितने BOD COD हो इस तरह से हो जाए कि उसमें ज़्यादा केमिकल्स न रहें और एक जो तय मापदंड है उसके तहत वो अगर पानी मिलता है तो वो बिल्डिंग में भी यूज़ किया। आपने बहुत ही एक गंभीर बात बताई कि जो पानी गार्डन में और खेती में यूज़ हो सकता है वो बिल्डिंग में यूज़ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या जो खेती में जो पानी डलेगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आदमी को नुकसान करेंगे? नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। इसमें BOD और COD का एक मापदंड है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस मामले में ज़्यादा जानकारी रखता है और उन्हीं के मापदंड के हिसाब से हम लोग जो अपना ट्रीट कर रहे हैं वो इस हिसाब से ट्रीट भी कर रहे हैं। पर देखिए जो सीवर वाला पार्ट है, जहाँ जहाँ सीवर लाइन अपनी हमारी गई हुई है वो एक तरह से खाद का भी काम करती है। तो जहाँ खाद का काम होता है वहाँ पौधे को पनपने में अच्छे ढंग से पनपते हैं और कृषि योग के लिए भी वो ठीक रहता है। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट वाटर है जहाँ पे ज़्यादा केमिकल्स हैं, यहाँ ये ज़रूर है कि उन वाटर्स को अगर यूज कहीं कोई भी करता है तो उसको वो थोड़ा सा खतरनाक स्थिति तो रहेगी। सर, जैसा आपने बताया कि नर्मदा से अपन हमेशा आज पूरा इंदौर उसी के ऊपर आश्रित है, तो क्या ऐसा कोई दूसरा अपने को पानी का सोर्स मिल सकता है कि जिसमें अपन लोग नर्मदा को पानी को लिफ्ट करने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है? ऐसा कोई दूसरा, इंदौर के आसपास आप रहे हैं चूँकि, तो आपको नगर निगम में आपके यहाँ चर्चा भी हुई होगी, तो ऐसा कोई दूसरा सोर्स पानी का आसपास से जिससे कि शहर में पानी की भरपूर मात्रा में पानी मिल सके? देखिए, नर्मदा के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा दूसरा सोर्स है वो यशवंत सागर है। वहीं से हमारे द्वारा नहीं, हमारे पास बिलावली से भी पानी आता है ना, पिपलियापाला से भी आता है। बहुत कम ऐसी स्थिति बनती है गर्मियों में कि हम लोग उससे अभी यूज करते हैं। पर जो ज़्यादातर हमारा जो उपयोग होता है पानी का जो हम लोग करते हैं वो सेकंड जो हमारा सोर्स है वो यशवंत सागर है। यशवंत सागर में भी देखें, पहले हमारी जो कैपेसिटी थी वो 19 थी, 19 से घट के 13 MLD हो गई थी पर डे की सप्लाई। किंतु बाद में उसको जब हम लोगों ने नया डैम बना उसके बाद हमारी उसकी कैपेसिटी टोटल 32 MLD हो गई थी। और यह एक बहुत अच्छी बात यह है कि NVDA द्वारा नर्मदा का पानी अभी यशवंत सागर में ले करके और आगे उसको सप्लाई किया जाता है, उज्जैन तक उसका पूरा पानी जाता है। पर वो केवल कृषकों के लिए है, कृषि कार्य के लिए है वो। और 200 MLD पानी वो डेली वहाँ से वो सप्लाई करते हैं अपने सप्लाई उसमें से। बीच में हम लोगों द्वारा NVDA के अधिकारियों से कुछ चर्चा हुई थी जिसमें ये हुआ था कि अगर आप हमें मार्च के बाद से हमें पानी की तत्काल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे पास जो खपत है सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्रों में और जो नया सुपर कॉरिडोर बन गया उसके आसपास जो नई चीज़ें सब चीज़ें विकसित हो चुकी हैं, उनके लिए हमें यशवंत सागर की कैपेसिटी अगर हम लोग बढ़ा दें तो ठीक रहेगा। उस समय हम लोगों ने यही बात की थी कि मार्च से हम लोगों को पर डे NVDA अगर हमें सप्लाई करता है जून तक, तो हमारी जून तक की और इवन जुलाई तक की जो पूरी डिमांड इस एरिया की जो अभी हमारी नई डिमांड क्रिएट हुई है उसके लिए पूरा करने के लिए यशवंत सागर का जो पार्ट है वो हम लोग कर सकते हैं। और यशवंत सागर का जो एरिया है उसको भी हम लोग आसपास की ज़मीनों का थोड़ा बहुत अधिग्रहण करके और उसका गहरीकरण करके हम उस योजना को फलीभूत कर सकते हैं। किंतु यह है कि उस पर शासन स्तर पे और जिला प्रशासन के स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे इसका पूरा प्रयास करना होगा। मार्च से ही हमको इसकी पूरी सप्लाई मिलेगी, उसके पहले तो जितने भी वो पानी लेके आते हैं वो कृषि उपयोग के लिए ही है। ये हमारे साथ थे हरभजन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से STP के पानी को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगली बार फिर इसी कार्यक्रम में किसी नए गेस्ट के साथ ज़रूर मिलेंगे।
मैं कमल कस्तूरी, द नेशन टाइम के लिए कैमरा पर्सन अजय सालवी के साथ।